दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी की क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का स्पेशल क्लास नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें कि आप सभी को जीके का, विज्ञान का और हिंदी का सेक्शन कंप्लीट करवाया जाता है। क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी एक क्लास कर चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर नहीं कवर किए जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कल ही आप सभी को गणित और रीजनिंग का क्लासेस दिया गया था, नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया गया है और वही जो पेपर में पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। और आज की भी सेशन में हमसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश विश्व का पहला पूर्ण जैविक देश बन गया है। तो यहाँ पर पूर्ण जैविक देश की बात किया जा रहा है। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट करते चलेंगे आंसर को आप सभी, और लास्ट में स्कोर भी बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूटान। भूटान जो है विश्व का पहला ऐसा देश है जो पूर्ण जैविक देश बन गया है। देखिए, अगर भूटान की बात किया जाए तो इसकी राजधानी कहाँ पे है? थिम्पू इसकी राजधानी है। मुद्रा न्यूगल ट्रम चलता है यहाँ पे। और भूटान जो है भारत का एक संरक्षित देश है। ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देश जो हैं बिम्स्टेक का सदस्य हैं। यहां पर बिम्स्टेक की सदस्य की बात किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 देश। वो 7 देश कौन सा है? तो पहला याद रखिएगा आप सभी, बांग्लादेश। क्या याद रखिएगा आप सभी? बांग्लादेश पहला याद रखिएगा। दूसरा आपका हो जाएगा भारत। कौन सा हो जाएगा जी? भारत। तीसरा आपको याद रखना है बर्मा, जिसे हम म्यांमार कहते हैं। चौथा याद रखिएगा आप सभी श्रीलंका, याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं आपको? श्रीलंका। पांचवा आपको याद रखना है थाईलैंड। क्या बताएं आपको? थाईलैंड जो है कि पांचवा हो जाएगा। छठा आपको याद रखना है, छठा याद रखिएगा भूटान। भूटान छठा याद रखिएगा। और सातवां याद रखिएगा आप सभी नेपाल। इसमें नल्ला शामिल नहीं है, यानी कि इसमें आपका पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। यही 7 देश याद कर लीजिएगा आप सभी। अगला है बैंकिंग आर्थिक विकास के किस क्षेत्र में आती हैं। तो आपको बताया है कि जितने भी सेवा क्षेत्र हैं, सेवा वाला जो क्षेत्र है वो सारा क्या है? वो तृतीय क्षेत्र का है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जीडीपी जो आप सभी देखते हैं, जीडीपी जो देखते हैं आप सभी, इसमें तीसरा क्षेत्र का योगदान जो है लमसम 52 से लेकर 53% तक माना जाता है। याद रखिएगा, 52 से 53% तक किसका योगदान है? तीसरा क्षेत्र का, जिसमें कह सकते बैंकिंग हो जाएगा, आपका होटल जो हो जाता है, शिक्षा हो जाता है या परिवहन हो जाता है, ये सभी आपका तीसरा क्षेत्र का है। जबकि अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाए तो इसका जो है कि जीडीपी में योगदान लमसम अभी 19% है। कितना है जी? 19% है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है? जो प्राकृतिक है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होता है। जबकि माध्यमिक क्षेत्र यानी कि दूसरा क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें क्या आ जाएगा? तो जैसे कि आप उद्योग देखते हैं, जैसे कि केतारी हो जाता है, गन्ना जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र है, पर केतारी का यानी कि गन्ना का जो मिल होता है वो दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कच्चा माल जो होता है उसको बना के तैयार करना, वो दूसरा क्षेत्र का कार्य होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो यहां पर प्राथमिक क्षेत्र की बात किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन, डेयरी और कृषि, ये सभी जो है कि फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस में कानून का निर्माण शुरू किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर कानून निर्माण की बात किया गया है। तो कानून का निर्माण जो शुरू किया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से किया जा सकता है। यहीं से याद रखिएगा, अगर लोकसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो इसके लिए उम्र मिनिमम 25 वर्ष रखा गया है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जबकि राज्यसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है
तो मिनिमम उम्र 30 वर्ष रखा गया और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखिए राज्यसभा जो होता है ये आपका उच्च सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका जो सदस्य होता है हर एक 2 वर्ष में चुना जाता है, ध्यान रखिएगा 1/3। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं आप सभी के लिए स्पेशल एक बूस्टर ई बुक आने वाला है जो कि PDF फॉर्म में रहने वाला है। तो तैयार करीब करीब हो चुका है, ये बिहार DLED के लिए स्पेशल है। जैसे यहाँ देखिएगा ये आपका कंप्लीट जीव विज्ञान है जो बिल्कुल टॉपिक वाइज रहने वाला है, यानी कि जो आपको सिलेबस दिया गया है उसी सिलेबस के आधार पर ये बिल्कुल टॉपिक वाइज सारा चीज हम कंप्लीट करवाए हैं। जैसे कि एक टॉपिक का जो भी MCQ बन सकता है वो सारा इसमें दिया गया है। जैसे कि आपका बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, उसके बाद हिंदी का सेक्शन हो गया। जैसे कि उत्तक है, यहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ बन सकता है वो सारा यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये बिल्कुल आपके पेपर में बूस्टर की तरह काम करने वाला है और इतना पढ़ लीजिएगा तो निश्चित है कि प्रश्न आपका पेपर में बाहर नहीं जाएगा, कम समय में आपका परफेक्ट तैयारी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगर कोर्स भी किए हुए हैं, क्लासेस भी किए हैं तो आप भी इसको जरूर पढ़िए, प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। मेन पर्पस है कि प्रश्न आपसे पेपर में बनना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा आप सभी तो जीवों की विविधता से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है वो सारा दिया गया है। ये मिलेगा कब, तो जल्द ही इंतजार कीजिए जब सारा चीज़ तैयार हो जाएगा। 4 से 5 दिन और लगने वाला है, बाकी बात कंप्लीट होने के बाद सारा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल मिनिमम फी रखेंगे आपके लिए हम, जो कि सिर्फ कॉस्ट वही रहेगा जो मेहनत किया गया है, इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस मौलिक अधिकार के अनुसार मानव तस्करी निषिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार के तहत। ध्यान रखिएगा जो अनुच्छेद आप सभी 23 देखते हैं इसमें बताया गया है कि किसी भी मानव का आप सभी तस्करी नहीं कर सकते हैं या उसे बलात् श्रम काम नहीं करवा सकते या बेगारी नहीं खटवा सकते हैं। याद रखिएगा अनुच्छेद 22 ये किससे संबंधित हैं, तो ये आपको संरक्षित करने यानी कि कुछ मामलों में जो गिरफ्तारी किया जाता है उससे संरक्षण के लिए आपको अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? 1942 में। डेट को याद रखिएगा आप सभी। महात्मा गांधी से संबंधित क्या क्या प्रश्न याद रख सकते हैं आप सभी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले 1915 में ये भारत आते हैं और पहला सत्याग्रह 1917 में इसने शुरू किया था। उसके बाद जो है कि मिल मजदूर हड़ताल आंदोलन जो किया था ये 1918 में किया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था और 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। और उसके बाद जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो किया था अध्यक्षता वो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में किया था। यहीं से याद रखिएगा 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था इसी के द्वारा। उसके बाद जो है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया था। तो इतना सा फैक्ट जरूर याद रखिएगा। गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा जो हुआ था 1932 में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? देखिए जब पानीपत का 1526 में युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है और यहाँ से बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। तो पहला इसका सम्राट बाबर हो जाएगा। और अंतिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी यानी कि मिलियन किलोमीटर में कितना है? राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा 150 मिलियन किलोमीटर। अगला है, क्षेत्र के अनुसार पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। याद रखिएगा बी करेक्ट आंसर होगा। जड़ें मिट्टी से पानी और डैश अवशोषित करती हैं। तो जड़ें जो है मिट्टी से पानी को और उसके बाद जो है कि खनिज को अवशोषित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 12 है। चलिए इस क्वेश्चन का आप सभी आंसर करेंगे फटाफट।
क्वेश्चन है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें दिशाओं को बदलने और पानी में अपने शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा मीन पक्ष और मूंछ करता है। ध्यान रखिएगा, क्या बताएं, मीन पक्ष और मूंछ ऐसा करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है। बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर का आंसर करेंगे आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा स्कॉर्बिक। ध्यान रखिएगा, स्कॉर्बिक नामक बीमारी जो है कि पैदा विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जो है ये आपका जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी, विटामिन बी ग्रुप जो है और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है और ये आपको पर डे लेना होता है। देखिए, विटामिन सी की कमी के कारण ही आपके मसूड़े से खून भी निकलने लगता है। किस दर्पण में दृश्य का क्षेत्र विस्तृत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण में। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका दृश्य जो होता है वो विस्तृत रहता है, यानी कि विस्तृत होता है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसका प्रयोग जो होता है हेडलाइट में नहीं करके इसका प्रयोग करते हैं पश्च दृश्य देखने के लिए, जो ड्राइवर के बगल में लगा रहता है। ये क्या करता है, कोई बड़ा हुआ वस्तु को ये छोटा करके दिखाता है। ये उत्तल दर्पण का काम होता है। जबकि अवतल दर्पण का उपयोग हम सभी गाड़ी की हेडलाइट में करते हैं। ये क्या करता है, छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। ध्यान रखेंगे आप सभी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चालकता की इकाई क्या है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो देखिए, कंप्यूटर में जो डाटा संग्रहित होता है वह आपका बाइनरी के रूप में होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु है। राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, जो है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, वायुमंडल में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन 78% है, जबकि ऑक्सीजन कितना है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये तीनों को याद रखिएगा, आप सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैलेनियम जो है यह आपका हथेली पर पिघल जाएगा। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है, नाइट्रेट फास्फेट धातु सीवेज में किस तरह की अशुद्धियों के उदाहरण हैं। तो ये किस प्रकार के अशुद्धि का उदाहरण है, अकार्बनिक अशुद्धि का उदाहरण है, यानी कि बी राइट आंसर होगा। अगला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये एक प्रकार का आपका जीवन बीमा योजना है, यानी कि सी राइट आंसर होगा। क्या है, एक जीवन बीमा योजना है। देखिए, जितने भी साथी हैं मेरे साथ में, आप सभी क्लासेस को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आपके लिए हम 100% एफर्ट लगा के सारा कंटेंट तैयार करते हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दिया जाए, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। वो चीज़ें दिया जाए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा माइकल फेराडे के द्वारा किया गया था इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार। अगला है, 2017 में पुरुष की एकल विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीती। विंबलडन चैंपियनशिप जो है कि पुरुष एकल में जो ये जीता गया था, ये आपका रोजर फेडरर के द्वारा जीता गया था, यानी ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। याद करते चलेंगे आप सभी। अगला है, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है ये। तो ये आपका मनाया जाता है नागालैंड में। याद रखिएगा, कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं मीरा कुमार। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है, भारत और रूस द्वारा आयोजित संयुक्त 2 वर्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो इस अभ्यास को हम सभी इंद्र कहते हैं। किस नाम से जानते हैं,
इंद्र के नाम से जानते हैं। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? तो भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार जो है जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला है आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय विकास डैश है। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा सभी वर्गों का विकास। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक दृष्टि से राष्ट्रीय विकास का अर्थ क्या है, सभी वर्गों का विकास होना। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय जाने की अनुमति देता है? तो ये कौन सा अधिकार देता है? तो याद रखिएगा आप सभी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन आपका होता है तो ये आपको दर्जा यानी कि कह सकते हैं कि अनुमति प्रदान करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुभाग को अक्सर उसका अंतरात्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद की बात किया जाए, आर्टिकल की बात किया जाए तो 12 से लेके 35 तक में है। याद रखिएगा, कुल मौलिक अधिकार आपके पास कितना है? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार था, हटाया गया क्या? संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहाँ रखा गया? 300A में रख दिया गया था। जो आप अनुच्छेद 31 देखते हैं और अनुच्छेद 19F देखते हैं, यही दोनों को हटाकर यहाँ पर रख दिया गया। याद रखिएगा आप सभी, लिया गया है मौलिक अधिकार USA देश के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से। मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, अनुच्छेद 51 का में है, लिया गया है रूस के संविधान से। याद रखिएगा, कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है, जो आपको देश के लिए करना है। नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद आपका 35 से लेके 51 तक है नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखिएगा आप सभी, नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने भी चीज हैं वो आपको राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला है महाराजा धीराज के भव्य उपनाम को अपनाने वाला गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1961 में पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा मराठा का। ध्यान रखिएगा, मराठा जो है कि बुरी तरह से इसमें पराजित हो गया था पानीपत का तीसरे युद्ध में। यह हुआ था अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस तारीख को होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यूरेशिया एशिया और डैश की संयुक्त भूमि है। तो यूरोप की संयुक्त भूमि है यूरेशिया, एशिया और यूरोप की। अगला है, जब हृदय का दाहिना हृदय संपुट संकुचित होता है तब रक्त डैश में जाता है। तो ये रक्त किस में चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा आप सभी, किस में चला जाता है? फेफड़ा में। जब हृदय का दाहिना हृदय संपुट संकुचित हो जाता है तो ये रक्त कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर है, लार में उपस्थित एक पाचक किण्वक सलाइवरी अमाइलेज से निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? तो देखिए, अमाइलेज से जो पाचन शुरू होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला है 28 दिवसीय मानव डिम्ब ग्रंथि चक्र में डिम्बो उत्सर्जन डैश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14वें दिन होता है डिम्बो उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है कि छवि के आकार से वस्तु के आकार का अनुपात डैश कहलाता है। तो इसे हम सभी आवर्धन के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक स्थिर गति के साथ एक सीधे रेखा में पर आगे बढ़ रही हो तो उसकी गति को किस प्रकार की गति कहा जाएगा? तो ये समान और असमान गति दोनों कहा जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई वस्तु स्थिर गति के साथ एक सीधी रेखा पर आगे बढ़ रही हो तो उसकी गति को किस रूप में गति कहा जाएगा? तो ये समान और असमान गति दोनों कहा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या प्राइमरी स्टोरेज का उपकरण है? यानी कि प्राइमरी का अर्थ हो गया प्राथमिक स्टोरेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केस मेमोरी और उसके बाद रैम। ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्राइमरी स्टोरेज होता है, जबकि हार्ड ड्राइवर जो होता है ये द्वितीय होता है, यानी कि ये सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ये बाहर से लगाया जाता है, जबकि ये दोनों जो होता है वो आपका मोबाइल हो गया या कंप्यूटर में स्वतः होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2। अगला है, निष्क्रिय गैस स्वतंत्र डैश के रूप में मौजूद होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा परमाणु के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक आयनिक आबंधन डैश द्वारा बनता है। राइट आंसर है विपरीत आवेशित आयनों का आकर्षण से बनता है। फिर से रिपीट कर रहे, समझिएगा क्वेश्चन को। एक आयनिक आबंधन किसके द्वारा बनता है? तो विपरीत आवेशित आयनों का आकर्षण से। अगला है, ताजमहल के संगमरमर का क्षय करने वाली अम्लीय वर्षा किन अम्लों से बनती या बनी होती हैं? किन अम्लों से बनी होती है जो ताजमहल के संगमरमर को क्षय कर रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से बनी होती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। अगला है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से लेकर 22 वर्ष की उम्र के बीच के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तो याद रखिएगा ये 70 वर्ष हो जाएगा। 18 से लेकर 70 वर्ष का जो नागरिक है उसी के लिए जो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उपलब्ध है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश द्वारा ले जाया जाता है। तो देखिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त जो ले जाया जाता है ये आपका फुफ्फुस नस के द्वारा ले जाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसे हम सभी फुफ्फुस शिरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी डैश होती है। तो सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस या स्टेपस जिसे कहा जाता है, जो कान की हड्डी होता है, यही सबसे छोटी है। सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर, जांग की हड्डी। अगला है, कोलेस्ट्रॉल डैश से संबंधित है। राइट आंसर होगा वसा से। वसा में जो है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होता है। देखिए, वसा क्या है? ये एक संग्रहित होने वाला आपका पदार्थ है, यानी कि जैसे वसा आपसे फैटी वाला चीज़ खाते हैं, जैसे हो गया तिलहन हो गया, जैसे घी खा लेते हैं, तो फैट वाला चीज़ है, वो आपका ज़्यादा देर तक स्टोरेज रहता है। विद्युत प्रभाव करंट गुजरने पर एक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा को डैश पर निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से किसी पर नहीं। ना सामग्री, ना लंबाई, ना मोटाई, किसी पर नहीं करती। अगला है, आंख, कान, नाक और गले की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए, आपको अवतल दर्पण के बारे में हम क्या बताए थे कि ये छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इसी कारण से आंख, नाक, कान और गले की जांच करने के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो देखिए, अगर प्रोग्रामिंग भाषा की बात किया जाए तो सी तो है, C++ भी है और जावा भी है। ये सभी लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सभी है। जबकि फ्रंट लाइन ये नहीं है, तो सी ऑप्शन में गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग एक ड्राइंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो देखिए, ड्राइंग एजेंट के रूप में हम सभी कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। सी राइट आंसर होगा। अगला है, धातु के एक अम्लगम मिश्रण में एक और तत्व क्या होता है? तो Hg होता है, जिसे हम सिर्फ पारा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है कौन सा व्यक्ति हाल ही में 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष जो बने हैं वो आपका ओम बिरला ही बने हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 56 है कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर, यानी कि ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। 1 जुलाई को मनाया गया है अभी डॉक्टर डे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित कण अस्त्र से प्रक्षेपित की जा सकने वाली हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली एक सामरिक मिसाइल है। तो ये मिसाइल का नाम है शौर्य या शौर्य, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री या मंत्रीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो ये 19वीं की यहां पर बात किया गया है, तो याद रखिएगा ये थाईलैंड के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी से क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन का विकल्प को चुनिए। यानी कि वाच्य दिया हुआ है कि हम इतना नहीं चल सकते हैं, इसका भाववाच्य बनाना है। तो हम इतना नहीं चल सकते हैं, भाववाच्य क्या हो जाएगा, हमसे इतना नहीं चला जाता। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा। ये एक भाववाच्य है कि हमसे इतना नहीं चला जा सकता है या नहीं चला जाता। अगला है जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए शब्द कौन सा होगा। तो देखिए जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो उसे हम सिर्फ विशेषज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता। तो अंतर का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है, आकाश नहीं होता है, जबकि अंतर का अर्थ जो हो जाएगा दूरी हो जाएगा, शेष हो जाएगा और हृदय हो जाएगा, जबकि आकाश नहीं होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का सही उदाहरण है। देखिए संबंध कारक की यहां पर बात किया गया है, यानी कि संबंध यहां पर दर्शाता हो। मेरा घर शहर से दूर है, यह संबंध कारक है, गलत है। मछलियां जल में रहती है, गलत है। गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए हैं, यह भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गंगा का पुत्र भीषण बांध चलाने में बड़े बड़ों का नाक काट देते हैं। ये संबंध है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गंगा का पुत्र, यहाँ पर डायरेक्ट संबंध की बात किया गया है। अगला है मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखिए मुझे बाजार से कुछ लाना है, क्या लाना है पता नहीं है, यानी कि अनिश्चित बात यहां पर किया जा रहा है। तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, अगर कोई भी चीज लाना हो जिसका निश्चित एकदम किया जाए कि हमको मार्केट से सब्जी या आलू लाना है, तो वो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। संबंधवाचक में तो संबंध की बात किया जाएगा, निजवाचक में क्या हो जाएगा, स्वयं का बात हो जाएगा यहाँ पे कि मुझे निजे कोई काम करना है या निजी कोई काम करना है या मुझे ये काम करना है, ये निजवाचक हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संभाव्य भविष्यकाल क्रिया का प्रयोग हुआ है। यानी कि यहाँ संभाव्य भविष्यकाल की यहाँ पर बात किया गया है, यानी संभावना वाली बात। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हो सकता है मेहमान कल ही आ जाएगा। ये संभाव्य की बात की है, यानी संभावना वाली बात हो रहा है कि हो सकता है कि मेहमान कल ही आ जाए। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। देखिए द्विकर्मक क्रिया का जो उपयोग हुआ है ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। सीता ने राधा को पुस्तक दी है। ध्यान रखिएगा दो कर्म है इसमें। सीता ने किसको दिया, राधा को क्या दिया है, पुस्तक दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज की सेट को आंसर यहीं कंप्लीट करते